आज की क्लास में तुम लोग हम एक्स्ट्रा नोट्स, एडिशनल नोट्स कुछ और जो है जो फ्रिक्शन का दिए थे उसके अलावा शेयर करेंगे, और साथ में तुमको हम शेयर करेंगे रिलेटिव मोशन का नोट शेयर करेंगे, ठीक है। और तो हम लोग लास्ट क्लास में जो कर रहे थे हम उसको पहले फिनिश करते हैं, फिर तुम बताएंगे प्रैक्टिस कैसे करना है। तो हमारे पास ये बुक चलाया होगा, कुछ लोगों के पास आ जाएगा, अभी नहीं आया होगा तो चलाएगा, तुम लोग जाकर ले लोगे। हालांकि हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि इसके तो क्वेश्चन अब मैं क्लासीफाई कर दूंगा सब टॉपिक वाइज, अदरवाइज नए टॉपिक से ही हम इसको बनाना शुरू करेंगे थॉरली, ठीक है। सो देखो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। सो वी आर, हम लास्ट क्लास में एक चीज लिए थे उसको हम और एलाबोरेट कर रहे हैं, और उसके बाद हम दो चीज था उसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे आज की क्लास में। फ्रिक्शन का लास्ट क्लास है आज, पहले बता देते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे करके एक, हाँ सर मैंने आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप किया था सर, उसमें डाउट है। चलो अभी जब टीचिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे ना फिर तुम्हारा डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। ओके सर। पहले वो टीचिंग पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम तुम लोग का डाउट्स ले लेंगे। सो देखो हमारे पास इस तरह से है कि मान लो ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसमें दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, एक तीसरा ब्लॉक रखा हुआ है, चौथा ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो पांचवा ब्लॉक रखा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे ब्लॉक्स रखे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या है, तुम इस ब्लॉक पे मान लो फोर्स लगा रहे हो, तुम इस ब्लॉक पे मान लो तुम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, इस पूरे सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक जो इसके ऊपर है और दूसरा जो इसके नीचे है। समझो, एक जो इसके नीचे है, ये सारे सरफेसेस जो इसके नीचे हैं कौन से, और इसका नाम दे दें, कौन सा नाम दे दें, मान लो इसका हम नाम देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मान लो इसका हम नाम देते हैं 1 2 3 4 5, और ग्राउंड का नाम देते हैं 6। सो यहाँ पर एक पेयर है 1, यहाँ एक पेयर है सरफेस का 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 5, लाइक दैट, ठीक है। इसका नाम देते हैं ब्लॉक्स है। तो समझो फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, फिफ्थ ब्लॉक और लास्ट ब्लॉक जो वो ग्राउंड है, ठीक है। हम इसका नाम दे देते हैं। तुमने यहाँ फोर्स लगाया है, तुमने यहाँ पे फोर्स लगाया, किसी ब्लॉक पे, किसी भी एक ब्लॉक पे फोर्स लगाया है। समझो, जब तक ये ब्लॉक मूव ना करना चाहे तब तक ये ग्राउंड की तरह बिहेव कर रहा है, यानी इसके ऊपर किसी भी ब्लॉक में फ्रिक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक ब्लॉक 3 मूव नहीं करेगा। समझो मतलब क्या है, फ्रिक्शन इन दीज ब्लॉक्स, जिसमें दो पार्ट है, एक है लोअर पार्ट और दूसरा क्या है, अपर पार्ट है। एक है 3 के नीचे का, 3 के नीचे के सरफेसेस, और एक है ऊपर के सरफेस। तो पहला पॉइंट याद रखना, फर्स्ट पॉइंट जो तुमको याद रखना है वो ये है दैट फ्रिक्शन इन अपर सेट डू नॉट इनिशिएट, डू नॉट ओरिजिनेट till block 3 does not move। जब तक ब्लॉक 3 मूव ना करे तब तक ऊपर में फ्रिक्शन इनिशिएट नहीं होगा। यानी कि तुमको पहले ये देखना है कि ये ब्लॉक 3 मूव करेगा कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है, अगर इस फोर्स का नहीं कर रहा है तो यहां फ्रिक्शन इनिशिएट नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है। फ्रिक्शन वुड नॉट इनिशिएट इन बिटवीन 1 and 2 and 2 and 3 टिल इस अपर पार्ट में, इस अपर सेट में कहीं भी टेंशन नहीं आएगा जब तक 3 चलना नहीं चाहेगा। क्योंकि जब तक 3 चलेगा नहीं तब तक 3 इज ऑल्सो ग्राउंड, 3 इज ए ग्राउंड, और तुम ग्राउंड को पुश कर रहे हो। जब तक ये 3 नहीं चलना चाहेगा तब तक 3 क्या है, 3 इज लाइक ग्राउंड, और तुम ग्राउंड को पुश करो, यहाँ एक ब्लॉक को डाल दो और ग्राउंड को पुश करो, करने से कोई फायदा नहीं है, फ्रिक्शन वहां क्या रहेगा, 0 रहेगा। दूसरी बात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देयरफॉर टिल ब्लॉक 3 डू नॉट मूव, ब्लॉक 3 डू नॉट मूव, till block 3 do not move, okay, there is no role of friction, above
above it, इसके ऊपर कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, अब इसके नीचे जो सरफेसेस हैं, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। तुम हर एक का एफ मैक्स जानते हो, यहां पे तुम एफ मैक्स जानते हो, यहां 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 एफ मैक्स जानते हो। सबसे पहले स्लिपिंग कहां स्टार्ट होगा समझो, इसके नीचे, इस ब्लॉक जिसके ऊपर फोर्स लगाया हो इसके नीचे सबसे कम फ्रिक्शन जहां पे है वहां स्लिपिंग सबसे पहले स्टार्ट होगा, समझो, ठीक है। सो व्हाट वी वांट टू टेल यू इज दैट if so now if f is gradually increased, this applied force on block 3 is gradually increased, अगर तुम f को gradually increase करोगे then start below from ब्लॉक 3 के नीचे चलना शुरू करो, ब्लॉक 3 के नीचे जाना स्टार्ट करो। ऊपर को तो भूल जाओ, पहले इसके नीचे ही स्लिपिंग होता है। ब्लॉक 3 के नीचे जाना शुरू करो। इफ f is gradually increased then start going below from block 3, wherever below 3 f max is least, friction first starts, slipping first starts there, सबसे पहले स्लिपिंग कहां स्टार्ट होगा, इसके नीचे, यहां पर और यहां पर, इनमें जो सबसे कम फ्रिक्शन होगा वहां स्लिपिंग स्टार्ट होगा। जैसे हो सकता है यहां स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए, जैसे हो सकता है स्लिपिंग यहां स्टार्ट हो जाए। एज एन इलस्ट्रेशन अगर हम बोलें तो मान लेते हैं कि यहां पर, मान लेते हैं इन दोनों ब्लॉक के बीच में एफ मैक्स की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं हम इन सब की एफ मैक्स लिख लेते हैं, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का एफ मैक्स लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का। मान लेते हैं एफ मैक्स की वैल्यू जो है वो 20 न्यूटन है। यहां पर मान लेते हैं यहां पर एफ मैक्स थी 20 न्यूटन, यहां पर थी 30 न्यूटन, ठीक है। यहां पर थी मान लेते हैं 60 न्यूटन, यहां पर कितनी थी 60 न्यूटन, यहां पर कितनी थी मान लेते हैं 40 न्यूटन, और यहां कितनी थी 100 न्यूटन। मान लेते हैं ये वैल्यू थी। अब तुमने यहां पे फोर्स लगाया, ऊपर वाले को तो पहले भूल जाओ, ऊपर वाले को तो भूल जाओ, ऊपर वाले में फ्रिक्शन तब तक एक्ट नहीं करेगा जब तक इसके नीचे कहीं ना कहीं स्लिपिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो पहला स्लिपिंग कहां स्टार्ट होगा, इसके नीचे जहां तुमने फोर्स अप्लाई किया है उसके नीचे एफ मैक्स कितनी है, एक यहां पर है 60, एक यहां पर है 40 और एक यहां पर है दिस। इन तीनों में सबसे मिनिमम कौन है 40 न्यूटन। सबसे पहले स्लिपिंग कहां स्टार्ट होगा 4 और 5 के बीच में। देयरफॉर इन दिस केस अगर तुम फोर्स को बढ़ाओगे तो पहली बात याद रखना, ऊपर को तो देखना ही नहीं है, इसके ऊपर को देखना ही नहीं, इसके नीचे को देखना है। इसके नीचे सबसे मिनिमम फ्रिक्शन कहां है, बिटवीन 4 एंड 5। 4 kg नहीं है, ब्लॉक नंबर 4 एंड ब्लॉक नंबर 5। यहां पर 40 न्यूटन सबसे कम है, इसके नीचे 60 था, 40 था और 30 था और 100 था, ठीक है। इनमें सबसे कम ये है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन कहां होगा, तो यहां पर सबसे पहले फ्रिक्शन, फर्स्ट स्लिपिंग starts in this case, slipping starts first between blocks 4 and 5। अब इस बात को समझो, जहां स्लिपिंग स्टार्ट होगा इसके नीचे, यानी इस ब्लॉक के नीचे जहां फ्रिक्शन सबसे कम है वहां स्लिपिंग स्टार्ट होगा, और जहां स्लिपिंग स्टार्ट होगा उसके नीचे कभी मूव ही नहीं करेगा। तो यहां अगर ये स्लिपिंग स्टार्ट हो रहा है, यानी इसके नीचे जिस पे फोर्स अप्लाई किए उसके नीचे जहां फ्रिक्शन मिनिमम है, कहां 40 पे, उसके नीचे का कोई ब्लॉक मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर तुमने मैक्सिमम फोर्स कितना लगाया है
40 न्यूटन, और बचाने वाला फोर्स कितना है मैक्सिमम 100 न्यूटन, ये कभी मूव नहीं करेगा। सो याद रखना, नाउ इफ इज ग्रेजुअली इंक्रीज, start from wherever block 3 F max is least, slipping starts first here. Here in this case, in this example, slipping starts first between blocks 4 and 5. थर्ड, इसके नीचे जहां पे फ्रिक्शन सबसे कम है उसके नीचे का कोई भी ब्लॉक कभी मूव नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड, एनी ब्लॉक बिलो लीस्ट फर्स्ट स्लिपिंग सरफेस कौन सा था बताओ, यहां पे 4 और 5 के बीच का, यहां पे पहला स्लिपिंग होगा, उसके नीचे का कोई ब्लॉक कभी मूव नहीं करेगा। एनी ब्लॉक बिलो फर्स्ट स्लिपिंग सरफेस डू नॉट मूव अंडर एनी कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी ग्राउंड का पार्ट बन जाएगा। ये क्या बन गया, ग्राउंड बन गया। क्यों बन गया ग्राउंड, ये तो चल ही नहीं सकता है। इसको चलाने वाला मैक्सिमम फोर्स, इसको खींचने वाला मैक्सिमम फोर्स है 40 न्यूटन, और इसको बचाने वाला मैक्सिमम फोर्स उससे ज्यादा है, क्योंकि इसके नीचे जितना भी सरफेस था, इस 3 kg के नीचे जितना भी सरफेस था, सबसे मिनिमम वैल्यू यहां था ना, तो मिनिमम यहां था, यानी इससे ज्यादा फ्रिक्शन यहां है, तो यानी जो फोर्स इसको चलाना चाह रहा है उससे ज्यादा बचाने वाला है, ये कभी नहीं चलेगा। 40 लगाओगे, मैक्सिमम कितना लगा सकते हो इसको खींचने के लिए 40, और बचाने वाला 40 से ताकतवर है, तो ये इसको नहीं चलने देगा। दिस वुड बिकम ग्राउंड। यही कारण था कि नीचे जब सरफेस क्या होता था, फ्रिक्शनलेस, याद होगा जब हमने केस लिया था फ्रिक्शनलेस का, और हम कहीं भी फोर्स लगाते थे उसके नीचे मिनिमम फ्रिक्शन कहां था, फ्रिक्शनलेस पे 0, इसलिए सबसे पहले स्लिपिंग वहीं स्टार्ट हो जाता था। जब हम एससी वर्मा का क्वेश्चन लिए थे 3 ब्लॉक वाला, या पहले जो 2 ब्लॉक वाला लिए थे, उसमें क्या करते थे, नीचे फ्रिक्शनलेस था, यानी तुम इस पे फोर्स लगाओ या इस पे या इस पे या इस पे या इस पे, इसके नीचे जितने भी सरफेसेस हैं उनमें मिनिमम फ्रिक्शन कहां है, यहां पर है। क्यों है, क्योंकि ये 0 है, तो सबसे पहले स्लिपिंग यहां स्टार्ट होता था, वो भी इसका स्पेशल केस था। तो याद रखना, तुमने जहां फोर्स लगाया है पहले स्लिपिंग उसके नीचे होगा, ऊपर कभी नहीं होगा। जब तक ये चलेगा नहीं तब तक यहां फ्रिक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। यानी इसकी वैल्यू अगर बहुत कम है तो यहां पे हो सकता है, तुमने यहां कितना लगाया 10 न्यूटन, यहां कितना लग गया 10 न्यूटन, इस पे कितना लगा 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 10 न्यूटन, बट यहां और यहां फ्रिक्शन 0 था ही नहीं फ्रिक्शन। जब तक ये चलना नहीं शुरू करेगा 3 kg, तब तक यहां फ्रिक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। इसीलिए बहुत लो वैल्यू पे, अगर हम यहां पे बहुत कम वैल्यू देंगे 10 न्यूटन, सपोज बहुत कम वैल्यू दे रहे हैं 10 न्यूटन, तो क्या होगा बताओ, इस 3 kg में तुमने कितना लगाया, दिस प्लस दिस कंबाइंड है ना, इस पे तुमने कितना फोर्स लगाया 10 न्यूटन। इस 10 न्यूटन को कौन कैंसिल कर देगा, यहां से 10 न्यूटन लगेगा, कैंसिल हो जाएगा, 10 न्यूटन फॉरवर्ड 10 न्यूटन बैकवर्ड, तुमने 10 न्यूटन लगाया, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा। इस 10 का रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर ऐड करेगा 10, यहां से भी कितना लगेगा 10 कैंसिल, यहां से क्या लगेगा इसके ऊपर 10, यहां से कितना लगेगा 10 कैंसिल। यहां फ्रिक्शन है, उसके नीचे फ्रिक्शन है, बट उसके ऊपर यहां फ्रिक्शन 0, यहां फ्रिक्शन 0। फ्रिक्शन नीचे से ऊपर भागता है, ऊपर से नीचे नहीं, पहले नीचे वाला चलना शुरू करेगा तब ऊपर वाले में फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो इसको रोकने का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर ब्लॉक का है, वो ना रोक पाए तब अपर ब्लॉक का है। अपर ब्लॉक का रोल तब शुरू होता है जब लोअर ब्लॉक फेल हो जाता है। मैंने तुमको इसका एक नोट्स दिया था, बट वो बहुत एलोबरेटेड नहीं था। अब जो मैं भेजूंगा उसमें बहुत डिटेल में मैंने लिखा हुआ पॉइंट बाय पॉइंट, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। अंडर ब्लॉक सरफेस डू नॉट मूव अंडर एनी कंडीशन, इसके नीचे जहां ये मिनिमम, उसके नीचे का तो कभी किसी केस से मूव कर ही नहीं सकता, तो उसके ऊपर का ही। अब जैसे तुमने एक पर्टिकुलर फोर्स, यानी जब ये वैल्यू कितना हो जाएगा 40 न्यूटन, जब वैल्यू कितना हो जाएगा अप टू 40 न्यूटन, कहीं कोई मोशन नहीं होगा। जब तक ये फोर्स 40 न्यूटन, इस इलस्ट्रेशन में जब तक ये फोर्स 40 न्यूटन ना हो, कहीं कोई मोशन नहीं होगा। 30 लगाओगे, 30 कैंसिल कर देगा, 30 इस पे, 30 इस पे, 30 इस पे, 30 इस पे, ऊपर में फ्रिक्शन 0। जैसे तुम इसको 40 से क्रॉस करोगे, अब क्या होगा, तुमको पता है ये तो ग्राउंड बन गया, ये तो कभी चल ही नहीं सकता है। तो जैसे तुमने 40 से क्रॉस किया, अब क्या करो, इसको तो बना दो ग्राउंड।
अब ग्राउंड को उठा के यहां ले आओ। अब क्या करो, इन पूरे को सिस्टम मान लो 40 के ऊपर, मान लो ये कितना है 50 न्यूटन है, यानी इसको क्रॉस कर गए। अब क्या करो, इस पूरे को सिस्टम मान लो। अप्लाइड कितना है, अप्लाइड कितना है 50, इससे ज्यादा। फ्रिक्शन इस पूरे सिस्टम पे कितना है 40, नेट फोर्स कितना है 10। अब क्या करो, एक्सीलरेशन निकालो, लेट इट बी कॉमन एक्सीलरेशन, और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। ठीक है, तुमसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो यही पूछेगा पहला स्लिपिंग कहाँ स्टार्ट हो रहा है। पहला इसके नीचे, हमेशा पहला इसके नीचे होगा, ऊपर कभी नहीं होगा। ठीक है, ऊपर कभी, चाहे ये वैल्यू 0 ही क्यों ना होता, ये फ्रिक्शन 0 भी अगर जो है होता, तो भी यहां पहले स्लिपिंग स्टार्ट नहीं होता, स्लिपिंग नीचे ही स्टार्ट होगा पहले। ठीक है, बाकी नोट्स दूंगा, उसको देखना, समझना, पढ़ना। ठीक है, इसमें बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, बट है कुछ नहीं। ठीक है, मैं बता दूंगा। तो मुझे अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन मिला नहीं किसी बुक में जिसमें 3 से ज़्यादा ब्लॉक हो, बट मैं चाहता हूँ कि 5-6 ब्लॉक तक भी हम लोग चले जाएं, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नोट्स देखना, पूछना। ठीक है, चलो दूसरा, मैं जो बुक्स वाला लिया था क्वेश्चन, मैं उसको ले रहा हूँ। उसके बाद कुछ इरोडो और एसईओ का क्वेश्चन लूँगा, फिर मैं बताऊँगा इरोडो के क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। इरोडो का क्वेश्चन एक्सेल बैच और एलाइट बैच के लिए, 12th और ड्रॉपर के लिए कंपलसरी है, एलिवेट के लिए ऑप्शनल है। चाहो तो बनाओ, नहीं तो नेक्स्ट ईयर में बनवाऊंगा ही फिर से। ठीक है, अब देखो, नाउ वी आर कमिंग टू वो बुक वाला प्रॉब्लम जो था, स्टैक ऑफ बुक्स वाला प्रॉब्लम जो था, जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। ठीक है, जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, स्टैक ऑफ बुक्स का प्रॉब्लम। अगर आप एक बुक के स्टैक को लिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप एक बुक के स्टैक को जो है लिफ्ट कर रहे हैं इस टाइप से, मान लेते हैं कुछ इस टाइप से है। अगर तुम किसी बुक के स्टैक को, आइडेंटिकल बुक्स हैं, और तुम इसको ऐसे करके लिफ्ट कर रहे हो दबाए हुए हाथ से, हाथ को धीरे धीरे रिलीज करोगे तो स्लिप करके गिरेगा, तो पहले कौन सा गिरेगा ये पूछेंगे। ठीक है, तो इसमें तो करना क्या है, समझो इसमें करना क्या है। मैंने लास्ट क्लास में बताया, थोड़ा सा फिर से मैं बताता हूं। ये एक बुक है, ये सब कांटेक्ट में है। ये 2 बुक है, ये 3 बुक है, ये 4 बुक है, और ये 5 बुक है। मान लेते हैं ऑड नंबर ऑफ बुक्स है। ठीक है, तो इसमें है क्या, इसमें है क्या, समझो कि यहां पर एक फोर्स लग रहा है mg, और ये मिडिल वाला है, सिमेट्रिकल वाला है। ये 5 ब्लॉक्स लिए हैं, यहां पर होना चाहिए mg/2, कम से कम यहां mg/2 आना ही चाहिए, क्योंकि दोनों साइड सिमेट्रिकल है, तो mg/2 These two frictional force should act. अब यहां पर इसका रिएक्शन फोर्स ऐड करेगा mg/2, यहां इसका रिएक्शन फोर्स ऐड करेगा mg/2, और एक और इस पे फोर्स कितना था, वेट mg था। ठीक, तो इसको बचाने के लिए यहां फ्रिक्शन चाहिए, वो कितना चाहिएगा 3 mg/2। अब यहां पे क्या होगा 3 mg/2, एक और फोर्स था, कितना था mg, तो ये कितना हो जाए बताओ 5 mg/2। और यहां मान लो हैंड था, यहां पर मान लो कि हैंड इस तरह से था, सपोज द हैंड वाज लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, हैंड से इसको प्रेस किया गया था, तो होगा क्या, समझो ये फ्रिक्शन कौन देगा, ये बुक और बुक के बीच का फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन कौन दे रहा है, बुक और बुक के बीच का फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन जो है बुक और बुक के बीच का है, ये फ्रिक्शन जो क्या है, बुक और बुक के बीच का है। और ये जो फ्रिक्शन है, और ये जो फ्रिक्शन है लास्ट वाला, ये बुक और हैंड के बीच का फ्रिक्शन है। नॉर्मल तो सेम है सब जगह, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है,
सो जितना नॉर्मल इधर उतना नॉर्मल इधर, तो नॉर्मल तो सेम। तो ये बताओ, हम चाहते हैं ये बुक ना गिरे, हम चाहते हैं ये बुक ना गिरे, इसका मतलब है कि इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, mg/2। mg/2 शुड बी ग्रेटर देन, mg शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू bb इंटू नॉर्मल, तभी ये होगा पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है जब यहां फ्रिक्शनल फोर्स इतना हो, कम से कम म्यू bb इंटू एन के विद इन लिमिटेशन हो। यहां पर बताओ, यहां पर सेकेंड केस में अगर हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम हो तो कंडीशन क्या है कि 3 mg/2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू bb/n। और थर्ड केस में यहां पे अगर तुम यहां चाहते हो इक्विलिब्रियम हो तो यहां पे कंडीशन क्या है, 5 mg/2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू bh/n। जितना फ्रिक्शन यहां चाहिए वो कम से कम इसकी लिमिटेशन के में हो, नहीं तो नहीं हो सकता है। अब इन दोनों को कंबाइंड कर दो, इन दोनों को कंबाइंड कर दो। मान लो म्यू बहुत कम है तो क्या होता, मान लो म्यू bb बहुत कम होता तो क्या होता, यानी कि पहली बात कि ये बुक ना गिरे, तो हम अगर लिमिटिंग केस लें तो म्यू bh इंटू एन शुड बी इक्वल टू 5 mg/2। और ये हम लिमिटिंग केस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लिमिटिंग केस ले रहे हैं। और म्यू bb इंटू एन, म्यू bb इंटू एन, इन दोनों में देखो, इन दोनों में जो है एक जगह पे वैल्यू क्या है mg/2 और एक जगह पे जो है वैल्यू क्या है 3 mg/2। ठीक है, कौन से केस में दोनों एक साथ अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा, कौन से केस में दोनों एक साथ अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा, सोचो कौन से केस में जो है दोनों एक साथ अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा। ठीक है, तो अगर तुम नॉर्मल को घटाओगे तो ये भी घटेगा, ये भी घटेगा। कब ये वायलेट होगा, कब ये वायलेट होगा, नॉर्मल गिरते जाएगा यहां पर। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो आ जाएगा म्यू bb म्यू bh ये वाला बाय म्यू bb इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस, इन दोनों में देखो 5/1 ये होगा ना, 3 है तो 5/1 इन दोनों में। सोचो अगर ये 5 है, अगर यहां सपोज म्यू की वैल्यू 5 है और दिस वैल्यू जो है वो कितनी है 1 है, तो दोनों एक साथ पहुंचेगा मैक्सिमम। अगर ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 1 है, तो जब ये बाय ये इतना रहेगा। अब मान लो इफ म्यू bh बाय म्यू bb, इमेजिन करो 4 है तो क्या होगा, अगर म्यू bb बाय म्यू bh 4 है तो क्या होगा। जिस समय ये mg/2 होगा, समझो अगर म्यू bh बाय म्यू bb 4 होगा, जिस समय ये mg/2 होगा उस समय ये 4 mg/2 होगा। समझो अगर इन दोनों का रेशियो 4 है, इसका मतलब है जिस समय, इसके बाद इन दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आएगा, एक्चुअली रेशियो कितना आएगा 4 आएगा। तो जब ये mg/2 होगा ये 4 mg/2 हो जाएगा, यानी कि ये जो है यहां पर क्या होगा बताओ, बिकॉज तुमने इसको कम कर दिया है तो स्लिपिंग कहां स्टार्ट होगा, पहले यहां पर या यहां पर। समझो अगर हम इसको ये कर रहे हैं, रेशियो तो इसका दिस बाय दिस है, हम इसका रेशियो दिस बाय दिस ले रहे हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं, चलो एक काम करते हैं। पहला, इफ म्यू bh बाय म्यू bb इज ग्रेटर देन 1, यानी इसमें जितनी फ्रिक्शन होनी चाहिए उससे ज्यादा है और इसमें जितनी होनी चाहिए तो उससे थोड़ी कम है, तो स्लिपिंग कहां स्टार्ट होगा, तो स्लिपिंग वुड स्टार्ट एट द इनसाइड पॉइंट। स्लिपिंग कहां स्टार्ट होगा, यहां पे ये फेल हो जाए, ये बहुत बड़ा है। मान लो म्यू bh की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बुक्स और हैंड के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा है, जबकि यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या बहुत कम है, इसीलिए ये रेशियो कितना आ रहा है 5 से बड़ा। तो क्या होगा बताओ, पहले स्लिपिंग कहाँ स्टार्ट होगा, bh बहुत ज्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, और ये जितना होना चाहिए उससे कम है, तो यहाँ स्लिपिंग स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, देन मिडिल ब्लॉक फॉल्स, मिडिल ब्लॉक बुक फर्स्ट फॉल्स।
सेकेंड, इफ म्यू बी एच बाई म्यू बी बी इज लेस देन 5, म्यू बी एच बहुत कम है, इनके बीच में फ्रिक्शन सफिशिएंट है, बुक्स और बुक्स के बीच में फ्रिक्शन सफिशिएंट है, बुक्स और बुक्स के बीच में फ्रिक्शन सफिशिएंट है, लेकिन बुक और हैंड के बीच में फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, बुक और हैंड का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम है। तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो स्टैक है, पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन ऑफ बुक है, सेट ऑफ बुक है, हैंड के सरफेस से स्लिप कर जाएगा एक साथ। तो इस केस में क्या होगा, देन ऑल ब्लू बुक्स, ऑल book set slips simultaneously, slips as single block। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो क्वेश्चन में, समझ लो क्या हो, म्यू बी एच इज, समझो अगर दिया हो क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन है ये जो तुमको दिए हैं उसमें है, इफ म्यू बी बी is greater than mu BH, if mu BB is greater than mu BH, ठीक है, अगर ये ग्रेटर दिया हुआ है, उस केस में एक चीज गारंटेड है, क्या है, then this ratio would be mu BB is greater, so this ratio is less than 1, even less than 1, तो less than 5 तो बहुत बड़ा चीज है। all books fall simultaneously, सारा बुक एक साथ गिर जाएगा, आपस में स्लिपिंग नहीं होगा, सारा बुक का सेट एक साथ गिर जाएगा, स्लिप कर जाएगा हैंड से। ठीक है, तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है, वो हम लेंगे बाद में, कितने मैक्सिमम बुक तुम उठा सकते हो बिना स्लिप किए हुए, क्योंकि मैक्सिमम बुक उठाने का मतलब क्या है, तुमको दो चीजें इंश्योर करनी है, एक तो हैंड और हैंड में स्लिपिंग ना हो और विद इन बुक्स भी स्लिपिंग ना हो। तो जब तुम स्टैक करते जाओगे तो एक लिमिट के बाद तुम उससे ज़्यादा बुक एक साथ नहीं लिफ्ट कर पाओगे, वो भी पूछता है, वो बताएंगे बाद में। ठीक है, अभी तो ये समझ लो, जो क्वेश्चन आता है जनरली इस टाइप का रहता है, ये दिया हुआ रहता है, अगर ये रेशियो, अगर ये दोनों इक्वल भी है, अगर ये दोनों इक्वल भी है या इक्वलिटी भी दे दो, तो भी क्या होगा, सारा बुक एक साथ गिरेगा, सारा बुक एक साथ गिरेगा। ये था ऑड नंबर के लिए। इवन नंबर में क्या होगा, देखो सर। हाँ सर, जैसे आपने बोला कि कितने बुक हम मैक्सिमम उठा सकते हैं, ठीक है, तो सर उसमें क्या करेंगे अपन, बुक और बुक के बीच का, और सर बुक और हैंड के बीच का फ्रिक्शन का रेशियो ले लेंगे सर। ठीक है, तो सर जब ऑड नंबर ऑफ बुक होगा, तो सर जितने बुक होंगे, बिल्कुल, अभी तुमको हम क्लास के बाद आएगा नंबर ऑफ बुक्स इनटू mg/2, जो सर देखो, और उसके बीच में फ्रिक्शन। मैं तुम्हें इसमें से एक बुक अभी क्वेश्चन जो है भेजूंगा, क्वेश्चन ये है, उसमें बुक्स के मासेस दिए हुए हैं, उसमें बुक्स के मासेस दिए हुए हैं, ठीक है ना, यस सर, कौन कितने कितने ग्राम का है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो पूछा है कितने बुक्स तुम लिफ्ट कर सकते हो, और जो लिफ्ट कर सकते हो उसमें चौथे और पांचवें के बीच में फ्रिक्शन कितना ऐड कर रहा है। हम उसको सॉल्व भी करके सॉल्यूशन शेयर कर देंगे। ये ओलंपियाड बुक का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बस पहले तुम्हारी मेथड समझ लो, पहले मेथड समझ लो क्या करना है, होगा तुम कर ही लोगे, वो हम जानते हैं, ठीक है। अब अगर हम इवन नंबर ऑफ बुक्स लेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं। और हम इवन नंबर ऑफ बुक्स लेंगे तो क्या करेंगे, इवन नंबर ऑफ बुक्स में फिर से वही सिमेट्री लाइन होगा, तो एक जगह फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है। इस केस में इवन इंटीरियर मल्टीपल में फ्रिक्शन होता है, mg जो होता है वो इंटीरियर मल्टीपल में होता है। देखो मैंने जानबूझ के उसमें ये लिया था पहले कि मतलब सिर्फ इलस्ट्रेशन लिया था, मैं लास्ट क्लास में 4 बुक लिया था, 4 ही ले रहे हैं, 6 में फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ये 4 बुक्स के स्टैक्स थे जिसको तुमने उठाया हुआ था, आइडेंटिकल थे, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ अगर फ्रिक्शन लोगे ऊपर तो यहाँ हो जाएगा नीचे, जो कंट्राडिक्शन होगा, तो इसीलिए यहाँ पर होगा mg नीचे
यहाँ पर होगा mg नीचे, इसका वेट है, यहाँ पर होगा mg नीचे, यहाँ पर होगा mg नीचे, ये इनका वेट्स है, ठीक है, ये इनका वेट्स है। और तुम चाहते हो कि ये स्लिप ना करे, और तुम चाहते हो कि ये जो है स्लिप ना करे। अगर तुम चाहते हो स्लिप ना करे, इसका मतलब है तुम ये चाह रहे हो कि यहाँ पर फ्रिक्शन 0 होगा, पहली बात, यहाँ फ्रिक्शन 0 होगा, यहाँ फ्रिक्शन ऐड करेगा F1 जिसकी वैल्यू होगी mg, और इसको बैलेंस होना है तो इसकी फ्रिक्शन होगी F1 जिसकी वैल्यू होगी mg, और ये स्टैटिक होगा। इस पे इसका रिएक्शन फोर्स ऐड करेगा, क्योंकि इस बुक ने इसके ऊपर लगाया था mg, तो यहाँ लग जाएगा mg नीचे, तो यहाँ लगेगा F2 ऊपर, जो हो जाएगा 2mg। इसका रिएक्शन फोर्स ऐड करेगा यहाँ पर F1 दैट इज इक्वल टू mg, तो इसको बैलेंस होना है F1 इज इक्वल टू mg डाउन, और ये डाउन, ये हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 2mg। इसका मतलब ये हुआ तो ये जो फ्रिक्शन दिख रहा है ये हैंड और बुक के बीच में, हैंड यहां पर है, लेग जैसा दिख रहा है बट हैंड इमेजिन कर लेना, हैंड में हैंड नहीं आता। ये जो होना ये चाहिए लिमिटिंग केस के लिए म्यू बी एच इंटू नॉर्मल होना चाहिए 2mg, और यहां के लिए क्या हो जाएगा म्यू बी बी, न्यू बुक और बुक के बीच में इंटू नॉर्मल होना चाहिए mg। दोनों का डिवाइड कर दो, म्यू बी एच, बल्कि इसके बाद रहता तो फिर क्या होता, फ्रिक्शन mg यहाँ 2 टाइम्स ऑफ mg यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ, इस टाइप से समझो। यहां पर म्यू बी बी इंटू एन mg के इक्वल है, इसके बाद 2 टाइम्स ऑफ mg, फिर क्या होता 3 टाइम्स ऑफ mg। तो सबसे पहले कहां पे ये फेल करेगा, जहां सबसे कम है ना, सबसे पहले ये कहां फेल करेगा। मान लो अगर, चलो देखते हैं, म्यू बी एच बाई म्यू बी बी कितना हो जाएगा बताओ, म्यू बी एच हो जाएगा 2। इसका अगर ये रेशियो 2 है तो दोनों एक साथ अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेंगे, और ये वैल्यू 2 है तो दोनों एक साथ अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेंगे, यानी साइमल्टेनियसली दोनों का लिमिटिंग रीच होगा, क्योंकि नॉर्मल तो सेम है। अगर ये वैल्यू इफ म्यू बी एच इज ग्रेटर देन 2, म्यू बी एच बाई म्यू बी बी इज ग्रेटर देन 2, इस केस में अगर 2 से बड़ा है तो क्या होगा, अगर ये 2 से बड़ा है इसका मतलब है कि बुक का बहुत ज्यादा है, बुक और हैंड के बीच में, ये कम है, इसका मतलब है देयरफॉर स्लीपिंग स्टार्ट्स, इसका नाम दे दो A B C D, देन ब्लॉक्स B प्लस C फॉल्स फर्स्ट। क्यों, जब भी गिरेगा इवन नंबर में ही गिरेगा, अगर ये गिर रहा है तो इसको गिरना ही पड़ेगा, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, बोथ हैव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। ये गिर रहा है, सेम फोर्स सेम डायरेक्शन इसको ऐड करो, दोनों साथ गिरेगा। इसमें जब भी गिरता है इवन नंबर ऑफ बुक्स गिरता है, पिछले केस में जब भी गिरता है ऑड नंबर ऑफ बुक्स गिरता है, ठीक है। तो यहां एक बुक नहीं गिरेगा, कम से कम 2 गिरेगा। इफ म्यू बी एच बाई म्यू बी बी इज लेस देन 2, देन ऑल बुक्स, इसका मतलब क्या है, म्यू बी एच बहुत कम है, 0 मान लो, म्यू बी एच को 0 मान लो, फ्रिक्शन लेस है, तो क्या होगा, मान लो म्यू बी एच एक्सट्रीम केस मान लो, यहां भी एक्सट्रीम केस मान लो, इसको मान लो 0 है, मान लो ये क्या है 0 है, तो क्या होगा, तो इनर बुक्स गिरेगा। देन ऑल बुक्स, और म्यू बी एच बहुत कम है, टेंडिंग टू 0 मान लो, देन ऑल बुक्स फॉल साइमल्टेनियसली, एक साथ गिरेगा, एज ए चंक, एज ए सिंगल ब्लॉक फिसल के गिर जाएगा, ठीक है। हम इस पे नॉर्मल, हम इस पे क्वेश्चन लेंगे, न्यूमेरिकल लेंगे, बट उसके लिए अभी थोड़ा पहले बेस तो तैयार हो। याद रखना जो तुमको पढ़ा रहे हैं, एलिवेट बच्चों को खास तौर से, जब से एलिवेट और ये सब मर्ज हुआ थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा जा रहा है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं जा रहा है, बट एक लेवल के बाद
आप उसका नेक्स्ट लेवल अचीव करने के लिए फिर से कोशिश कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक का फिजिक्स में कभी द एंड नहीं होता है। फिजिक्स में टॉपिक स्टार्ट होता है, मैच्योर करता है, आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है। प्रैक्टिस करने के लिए कभी कमी नहीं है क्वेश्चंस का, बट हमारी एक लिमिटेशन है, हम एक पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज़्यादा डीप में जाके कोई कुछ गेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर टॉपिक में एक पर्टिकुलर डेप्थ तक जाके हम बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। एग्जाम में सिलेबस कंप्लीशन इज मोर इम्पॉर्टेंट अभी के टाइम में देन द डेप्थ ऑफ द सिलेबस, क्योंकि जिस टॉपिक को हमने नहीं पढ़ा है उससे कितना भी आसान क्वेश्चन आएगा वो नहीं बनेगा, और जिस टॉपिक को हमने बहुत पढ़ा है उससे कितना आएगा, एक क्वेश्चन आएगा और क्या, उससे ज़्यादा थोड़ी आएगा। इसीलिए हाँ, क्या चीज फ्रिक्शन जीरो क्यों? मान लो फ्रिक्शन नहीं है जीरो, मान लो यहाँ फ्रिक्शन F1 है ऊपर, यहाँ F2 हो जाएगा, F1 ही होगा ना, एक्शन रिएक्शन है। ये बुक इसको लगाएगा, ये बुक यहाँ लगाएगा, ठीक है ना, ये बुक इस पे लगेगा, इस पे लगेगा। अब इसका मतलब है कि इस बुक और इस बुक में फर्क है। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं इस बुक में फर्क है। मैंने स्टैक को इस तरह से होल्ड किया हुआ था, अब मैं इसी स्टैक को ऐसे घुमा देता हूँ तो डायग्राम तो पलट गया, बट कुछ तो पलटा नहीं ना, सब कुछ तो वही रहा। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए बताओ? यहाँ पर अगर फ्रिक्शन ऊपर है तो नीचे क्यों नहीं? और ये नीचे किस आधार पे हम कह सकते हैं ये ऊपर ये नीचे होगा? क्योंकि अगर ये ऊपर है, मान लो F1 ये ऊपर है, F1 ये नीचे है। अब इसी बुक के स्टैक को ऐसे करके घुमा दो तो ये लेफ्ट का बुक राइट चला जाएगा, राइट का लेफ्ट चला जाएगा, तो डायग्राम तो सेम है। तो अब क्या होना चाहिए? ये हो जाना चाहिए नीचे, यानी ऊपर भी और नीचे भी है। कोई चीज अगर ऊपर नीचे दोनों है तो वो जीरो ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो एक क्वेश्चन होता है इस टाइप से। अब स्यूडो फोर्स मैंने पढ़ाया था, आई थिंक सबको पढ़ाया होगा, किसी को छूटा होगा पता नहीं मुझे। ये क्वेश्चन है कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल है थीटा, यहां एक वेज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ट्रायंगुलर वेज रखा हुआ है। एक ट्रायंगुलर वेज रखा हुआ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक की मास है m और यहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू। ये स्मूथ है, ठीक है। फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट हियर सो दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन दिस कैपिटल M एंड स्मॉल m। सो क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम friction coefficient between capital M and small m so that there is no relative motion between them. Relative motion between them when they slide. समझ रहे हो? क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो कि जब ये स्लिप करे, जब ये वेज इसके ऊपर स्लिप करे तो ऐसा लगे कि दोनों एक दूसरे से चिपक गया है, दोनों में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप 1, इन दोनों को सिस्टम मान लेते हैं कंबाइंड, इसको और इसको कंबाइंड सिस्टम मान लेते हैं। यानी इनके बीच का जो फोर्स है, क्यों मान सकते हैं कंबाइंड? क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है ना। रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होने का मतलब है इन दोनों की कॉमन एक्सेलरेशन ए होगी। एक बार चिपक गया इसका मतलब साथ चल रहा है, इसका मतलब दोनों की कॉमन एक्सेलरेशन ए ही है। अगर स्लिपिंग हो रहा होता तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होता, तब हम दोनों को कंबाइंड सिस्टम नहीं मान सकते थे। स्टेप 1, टेक m प्लस m एज सिस्टम, टेक m प्लस m एज सिस्टम। हम इसको सिस्टम मान लेते हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स इंटरनल फोर्स है, एक्शन भी है रिएक्शन भी सिस्टम में है, कट गया। इन दोनों के बीच का कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, एक्शन भी है रिएक्शन भी है, कट गया। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या बचेगा? तो उस केस में तुम्हारे पास
जो एक्सटर्नल फोर्स बचेगा वो एक तो बच जाएगा m प्लस m इंटू जी टोटल वेट, एक यहां से यहां पे जो लग रहा था नॉर्मल n इधर, और तो कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन तो नहीं है, तो इसकी एक्सीलरेशन तुम निकाल सकते हो। इसकी एक्सीलरेशन जो है आएगी a इज इक्वल टू m प्लस m इंटू जी साइन थीटा, m प्लस m इंटू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस m, यानी कितनी हो जाएगी जी साइन थीटा। वैसे तुम जानते हो जब किसी ब्लॉक को फ्रिक्शनलेस सरफेस पे छोड़ दोगे तो वो स्लिप करता है, ये एक सिंगल ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहा है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी जी साइन थीटा, ये जी साइन थीटा से एक्सेलरेट कर रहा है, ये जी साइन थीटा से एक्सेलरेट कर रहा है। अब अपर ब्लॉक को देखो, इसकी एक्सेलरेशन में कितनी है जी साइन थीटा, क्यों है, क्यों है। स्टेप 2, इस ब्लॉक को देखो, अपर ब्लॉक को, ये बताओ ये जो अपर ब्लॉक है, ये जो अपर ब्लॉक है इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स ऐड कर रहा है। एक तो इसका खुद का वेट होगा, कितना होगा mg, एक यहां से कोई नॉर्मल होगा n डैश, यहां से एक नॉर्मल होगा कितना n डैश होगा ना, mg नीचे n डैश ऊपर। फ्रिक्शन किधर ऐड करेगा, इसकी एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है, ग्राउंड फ्रेम में अगर बात करो इसकी एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कितनी है जी साइन थीटा, किसकी वजह से, क्या ये नॉर्मल या mg इसको दे सकता है नीचे एक्सीलरेशन, नहीं दे सकता है, यानी यहां फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा, यहां पे एक फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा, कैसे ऐड कर रहा होगा, यहां एक फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा इस तरह से, और इसकी एक्सीलरेशन इधर होगी। हम ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहे हैं, हम स्यूडो फ्रेम में इसको जल्दी बना सकते हैं, यह है जी साइन थीटा, mg नॉर्मल फ्रिक्शन, 3 फोर्स और जी साइन थीटा इधर, कोई डाउट। अब क्या लिखोगे, ये ग्राउंड फ्रेम से ले लिए हैं इसीलिए हमने कहीं स्यूडो फोर्स नहीं लिया है, हमको ग्राउंड फ्रेम में इसकी एक्सीलरेशन में कितनी दिख रही है, जी साइन थीटा ही दिख रही है, क्योंकि पूरे सिस्टम की एक्सीलरेशन जी साइन थीटा है, इसकी एक्सीलरेशन भी, इस ब्लॉक की एक्सीलरेशन भी जी साइन थीटा, तो जी साइन थीटा दिख रही थी। इस पे फोर्सेस कौन कौन से थे, वेट तो होगा ही, नॉर्मल तो होगा ही, फ्रिक्शन तो रहेगा ही, तो यहां पे बताओ क्या लिख दोगे, लिख दोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लिखोगे बताओ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखोगे, और लिमिटिंग केस निकालना है, मिनिमम फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, इसको मान लो म्यू इंटू एन डैश, क्या मान लो इसको, म्यू इंटू एन डैश, क्योंकि ये लिमिटिंग केस है। तो बताओ क्या हो जाएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड को लिखो तो क्या लिखोगे, mg माइनस एन डैश, क्या लिखोगे, mg नीचे एन डैश ऊपर, mg माइनस एन डैश इज इक्वल टू mg माइनस mg नीचे एन डैश ऊपर, इसका कोई कंपोनेंट नहीं, नीचे एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या है बताओ, m इंटू जी साइन थीटा का कौन सा कंपोनेंट, इंटू साइन थीटा। इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नीचे की तरफ कितना है, जी साइन थीटा का कंपोनेंट डाउनवर्ड कितना है, जी साइन थीटा साइन थीटा। लेफ्ट डायरेक्शन में देखो क्या लिख दोगे, म्यू इंटू एन डैश इज इक्वल टू म्यू इंटू एन डैश, इसका कोई कंपोनेंट नहीं, इसका कोई कंपोनेंट नहीं, म्यू इंटू एन डैश इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू साइन थीटा, इसका कौन सा कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का लेफ्ट है, इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब एन डैश को एलिमिनेट कर दो, निकालते हैं कितना आएगा, लेट अस फाइंड, यहां सब लिख देंगे म्यू इंटू एन डैश का मतलब है, एन डैश का मतलब है mg माइनस mg साइन स्क्वायर थीटा, mg माइनस देखो mg माइनस mg साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू म्यू mg इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। mg को तो कैंसिल कर दो, म्यू इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज
cos स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा cos थीटा। यहां से आएगा देखो cos थीटा कट गया, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, यानी म्यू की वैल्यू होनी चाहिए tan इनवर्स म्यू, सॉरी थीटा की वैल्यू होनी चाहिए tan इनवर्स म्यू, या म्यू पूछे थे ना, क्या पूछे थे वो, जो भी है म्यू और थीटा में रिलेशन होना चाहिए। अगर म्यू की वैल्यू से ज्यादा है, अगर म्यू की वैल्यू से ज्यादा है तो स्लिप नहीं करेगा, म्यू की वैल्यू से कम है तो स्लिप कर जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये स्लिप कर जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? एक बार स्यूडो फ्रेम में बता दो ना। ठीक है, स्यूडो फ्रेम बताते हैं। स्यूडो फ्रेम में एक स्टेप का है, देखो स्यूडो फ्रेम में एक स्टेप में बनेगा। एक बार जब तुमने निकाल लिया इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी, एक बार जब तुमने ये निकाल लिया, क्या निकाल लिया, एक बार तुम्हें ये पता चल गया ये पूरा का पूरा फ्रेम, एक बार जब तुमने ये पता कर लिया कि ये जो वेज है और ये दोनों एक सिंगल ब्लॉक था, सिंगल ब्लॉक मोनोलिथिक एक ब्लॉक है, आपस में कोई मोशन नहीं है, तुम पूरे को एक ब्लॉक मान सकते हो। उस ब्लॉक पे की एक्सीलरेशन कितनी थी, जी साइन थीटा, किधर थी, अलोंग द इंक्लाइन। अब तुम क्या करो, इस क्वेश्चन को यहां बैठ के सॉल्व करो, तुम यहां बैठ जाओ, वर्क इन दिस फ्रेम। ये जो फ्रेम है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्यों है, क्योंकि ये खुद एक्सिलरेटेड है। अगर तुम इस फ्रेम की बात करें, ये फ्रेम जो है ये खुद एक्सिलरेटेड है, किससे, जी साइन थीटा। तो ये क्या करेगा, इसको गलत एक्सिलरेशन दिखेगा। ग्राउंड फ्रेम में तुमको एक्सिलरेशन ब्लॉक की क्या दिख रही थी, जी साइन थीटा। ग्राउंड फ्रेम में तुमको एक्सिलरेशन जो ब्लॉक की दिख रही थी वो दिख रही थी जी साइन थीटा। बट इस फ्रेम में इसको ये रेस्ट पे दिखाई देगा, इस फ्रेम में, क्यों ये उसी पे बैठा हुआ है, इसको ये रेस्ट पे दिखाई देगा, इसको एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा, जीरो। तो ये क्या करेगा, बोलेगा देखो इसके ऊपर एक तो इसका वेट है mg, जो कि एक रियल फोर्स है, जो कि एक रियल फोर्स है, एक तो इसके ऊपर नॉर्मल होगा, ये भी रियल फोर्स है, ये तो ग्राउंड वाला भी देख रहा था ना। एक ये बोलेगा इसके ऊपर स्यूडो फोर्स ऐड कर रहा है, क्यों बोलेगा स्यूडो फोर्स, क्योंकि ये खुद एक्सिलरेटेड है, ये जिधर एक्सिलरेटेड है अपने एक्सिलरेशन के ठीक उल्टा एक फोर्स लेगा। तो ये एक फोर्स लेगा इस तरह से, समझो ये एक फोर्स लेगा इस तरह से, इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, m इंटू जी साइन थीटा, मास ऑफ द ब्लॉक इंटू एक्सिलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स ओन एक्स। इसकी एक्सिलरेशन इधर थी, इसको उलट दो, इस एक्सिलरेशन को क्या करो, उलट दो और a से मल्टीप्लाई कर दो। एक और फ्रिक्शन बोलेगा, यहां एक फ्रिक्शन ऐड कर रहा था, यहां पर एक फ्रिक्शन ऐड कर रहा था, कितना, यहां वो बोलेगा एक फ्रिक्शन भी ऐड कर रहा था, और इस फ्रिक्शन की वैल्यू वो कितनी लेगा, म्यू एन डैश। इसको गलत एक्सिलरेशन दिख रहा है जीरो, बट एक गलत फोर्स भी दिख रहा है, दोनों कंपनसेट कर जाता है। गलत एक्सिलरेशन is relative, therefore force must also be relative so that answer is same. Because acceleration एक relative quantity है, दो ऑब्जर्वर अलग अलग एक्सेलरेशन देख सकते हैं और आपको आंसर सेम चाहिए, तो दो ऑब्जर्वर को अलग अलग फोर्स में दिखाना होगा। इस फोर्स को बोलते हैं दूसरी गलती, एक गलती एक्सेलरेशन में, दूसरी गलती फोर्स में। फोर्स की वो गलती, फोर्स में की गई वो गलती जो एक्सेलरेशन में की गई गलती को नलीफाई कर दे और आंसर सेम ला दे, उसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। तो यहाँ पे ये होता है। अब बताओ इसको क्या दिख रहा है, एक्सेलरेशन जीरो, तो ये क्या बोलेगा, नेट फोर्स जीरो, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो ये क्या लिखेगा, ये क्या लिखेगा बताओ, ये लिखेगा कि राइट नेट फोर्स जीरो, अप नेट फोर्स जीरो। तो ये क्या बोलेगा, राइट लेफ्ट को कैंसिल करो, राइट लेफ्ट को कैंसिल करो, राइट लेफ्ट को कैंसिल करो, क्या हो बताओ, राइट में कौन सा फोर्स है, एक ही फोर्स है, राइट में एक ही फोर्स है, ये गन थीटा जी, ये थीटा था, ये थीटा था, ये थीटा है, नहीं ये होगा थीटा ना, ये थीटा, ये होगा थीटा, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या लिखेगा देखो, एन डैश एम जी फ्रिक्शन एंड स्यूडो फोर्स कैंसिल आउट, तो उसको ये इस तरह से लिखेगा, क्या लिखेगा, लिखेगा म्यू इंटू एन डैश इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा।
म्यू इंटू एन डैश इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अप डाउन में क्या लिखेगा, लिखेगा एन डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एन डैश अपवर्ड डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो। एन डैश कट गया, म्यू इज इक्वल टू एम जी ले लो कॉमन काट दो, साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस क्या चीज, ये थीटा ठीक है, ये थीटा होगा ना, सॉरी हाँ ये थीटा होगा। दिस एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू इंक्लाइन ना, ये जो है एक्सेलरेशन ये इंक्लाइन के पैरेलल है, तो इंक्लाइन अगर थीटा बना रहा है एक्सेलरेशन भी थीटा ही बनाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से राइट लेफ्ट को करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस, यहाँ आएगा कॉस थीटा और यहाँ पर आएगा साइन थीटा आई थिंक। तो ये हो जाएगा, बताओ एम जी कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, सो ये हो जाएगा टेन थीटा ही में। ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको कॉमनली मिलेगा, ये क्वेश्चन तुमको कॉमनली मिलेगा। ठीक है, ओके। अब देखो, एक बार किसने क्वेश्चन पूछा था, हाँ उसमें जो है आएंगे। एक क्वेश्चन ये था, किसी ने पूछा था कि ये एक जैसे इस तरह से है, तो मैंने उसमें भी दिया था, इस तरह से रखा हुआ है इंक्लाइन बना के, और इसके ऊपर एक ब्लॉक डाल देते हैं, इसके ऊपर एक ब्लॉक इस तरह से डाल देते हैं ऐसे करके। ठीक है ना, इसके ऊपर क्या किया गया, एक ब्लॉक को कुछ इस तरह से डाल दिया गया है और ऐसे इसको टिल्ट कर दिया गया। तो पूछा गया है कि कब स्लिप करेगा, क्या होगा, लाइक दैट। तो उसमें क्या करना होता है, देखो होता इस तरह से है, तो हम जनरल ले रहे हैं, उसमें तुम एंगल प्लेस कर सकते हो। कुछ इस टाइप से है, एक क्वेश्चन इस टाइप से था जिसमें कि ऐसा था कि मैंने दिया था, कौन सा डायग्राम कैसे बनाएंगे उसका देख लेते हैं। तो डायग्राम कुछ इस टाइप से है कि ऐसे करके है, ठीक है, और यहाँ से ये इस तरह से गया है, ऐसे गया है ये, और फिर ये यहाँ से इस तरह से गया है, ऐसे गया। ठीक है, कुछ टाइप से है, और यहाँ पे आपने क्या किया है कि एक ब्लॉक को डाल दिया है, आपने यहाँ पर क्या किया है कि एक ब्लॉक को जो है डाल दिया है ऐसे करके, जिस तरह से होगा ब्लॉक। ये एंगल है थीटा, यानी कि ये जो इसका लाइन है, ये जिसका लाइन है, ये जो एज दिख रहा है, ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ये जो है ग्राउंड के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, और इसके बीच का एंगल है 2 अल्फा, इसके बीच का एंगल है 2 अल्फा। यानी कि समझो ये इस तरह से है, ठीक है, ये इस तरह से, और हम साइड व्यू देखें तो कुछ इस टाइप से। यहाँ एक बॉक्स जो है इस तरह से रखा हुआ है। अब समझो इसमें हो क्या रहा है, तुमने इस ब्लॉक को इस पे डाल दिया तो इस तरह से जो भी है, हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं। किस प्लेन की? इस प्लेन की। एक ऐसा प्लेन जिसमें ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन, यानी एक वो प्लेन हम एक कुछ इस टाइप से बात कर रहे हैं, ऐसे करके। हमारा जो प्लेन है वो ऐसे करके है, ऐसे इस प्लेन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्लेन में कौन कौन सा फोर्स है और वो क्या करेगा। तो इस प्लेन में देखो हम एक चीज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, देखो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो फोर्स होगा इस प्लेन में, यानी इसके परपेंडिकुलर समझो ऐसे करके, ये आएगा हमको mg
कॉस थीटा, और यहां जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में वो कितना हो जाएगा mg साइन थीटा। समझो, यहां जो वेट था, क्योंकि एक लाइन है, हालांकि एक लाइन है, लेकिन यहां जो फोर्स था वेट, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस लाइन के परपेंडिकुलर और एक लाइन के लॉन्ग, ठीक है। तो mg cos थीटा ये होगा और mg sin थीटा तुम्हारे तरफ होगा, mg sin थीटा तुम्हारे तरफ होगा, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में होगा और mg cos थीटा इधर होगा। अब जरा ये देखो, यहाँ जो नॉर्मल लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा यहाँ से, एक लगेगा यहाँ से। अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, मे नॉट बी 90 डिग्री, मे नॉट बी 90 डिग्री। तो इस प्लेन की बात करें, किस प्लेन की, अगर हम इस प्लेन की बात करें, इस प्लेन की, इस प्लेन में समझो, इस प्लेन में एक फोर्स इस तरह से है, एक फोर्स इस तरह से है नॉर्मल, और तीसरा फोर्स इस तरह से है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में, देखो एक फोर्स इसी प्लेन में, इसमें कार्डबोर्ड सेट कर दें, चिपका दें, एक इधर है इस प्लेन में mg cos थीटा, और दो नॉर्मल है इधर और इधर, जो इसी प्लेन में जुड़ के क्या हो जाएंगे बताओ, ये हो जाएगा अल्फा इधर अल्फा इधर। तो क्या लिख देंगे हम, लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल कॉस अल्फा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होना, जो भी एक्सेलरेशन होगा इधर ही होगा, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होना है। तो 2 टाइम्स ऑफ n cos अल्फा इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये जो एंगल बिटवीन दिस टू है 2 अल्फा है, यहां से तुम्हारा आ जाएगा नॉर्मल इज इक्वल टू mg, चलो ये एक इक्वेशन हो गया, 2 नॉर्मल फ्रॉम हियर, नॉर्मल फ्रॉम हियर, यहां से नॉर्मल, यहां से नॉर्मल, इस प्लेन में, टिल्टेड प्लेन में, 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल कॉस अल्फा लाइक दिस, ये नॉर्मल ऐसे, ये नॉर्मल ऐसे, और ये mg ऐसे। ये टिल्टेड प्लेन है, समझ लो, ये जो है टिल्टेड प्लेन है, इस तरह से है, ये टिल्टेड प्लेन है, नॉर्मल इधर, नॉर्मल इधर, mg cos थीटा इधर, और इधर तो ये है। अब क्या करोगे, तुम जानते हो स्लिपिंग स्टार्ट कब होगा। फॉर स्लिपिंग टू स्टार्ट, स्लिपिंग स्टार्ट्स इफ 2 टाइम्स ऑफ म्यू इंटू n cos अल्फा, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ म्यू n, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ म्यू n बिकम्स इक्वल टू mg sin थीटा। स्लिपिंग कब स्टार्ट होगा, जब इस दीवार पे फ्रिक्शन, जब इस दीवार पे प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन और इस दीवार पे प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन जो है उससे ज्यादा हो जाएगा mg sin थीटा। जो mg sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर जो प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन है उन दोनों के कंबाइंड वैल्यू को एक्सीड कर जाएगी, तब होगा। तो यहाँ से तुम क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ म्यू n इक्वल टू mg sin थीटा। तो अगर तुम यहाँ प्लेस कर दो वैल्यू तो क्या मिलेगा बताओ, अगर तुम यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर दो तो क्या मिलेगा, देन यू आर गोइंग टू गेट 2 टाइम्स ऑफ म्यू इंटू n का मतलब है mg cos थीटा, mg cos थीटा बाय 2 म्यू n का मतलब है बाय 2 cos अल्फा इज इक्वल टू mg cos थीटा, सर mg sin थीटा। mg तो कट गया, 2 भी कट गया, तो आना चाहिए तुम्हारा that you should get mu is equal to या इसको ये लिख सकते हैं हम mu mg, हाँ ठीक है, हाँ तो यहाँ से आ जाएगा mu is equal to कितना है बताओ, और tan थीटा इंटू cos अल्फा ना। अब समझो, if mu is greater than tan theta into cos alpha, acceleration is 0. If mu is less than, if mu is less than tan theta into cos alpha, what would be the acceleration of the block? What would be the acceleration? तो बताओ उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होगा, बताओ फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होगा, जो पुल कर रहा है, जो खींच रहा है, वो कितना फोर्स है बताओ,
जो खींच रहा है वो फोर्स कितना है, mg sin थीटा। जो बचा रहा है इस सरफेस पे और इस सरफेस पे, ये जो सरफेस स्लैंट दिख रहा है यहां जो बचा रहा है वो है 2 टाइम्स ऑफ म्यू इंटू एन डिवाइडेड बाय मास, दैट इज इक्वल टू mg इंटू साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू इंटू एन। का मतलब क्या था बताओ, एन का मतलब था एन का, या 2 म्यू एन को ही डाल दो, 2 म्यू एन का मतलब क्या है, एक मिनट, 2 टाइम्स ऑफ म्यू एन इज इक्वल टू, हाँ 2 म्यू, 2 एन का मतलब है, 2 एन का मतलब है बताओ, 2 टाइम्स ऑफ एन का मतलब है mg cos थीटा बाय cos अल्फा, mg cos थीटा बाय cos अल्फा डिवाइडेड बाय m कट गया, एक्सीलरेशन वुड बी इक्वल टू g ले लो कॉमन, g ले लो कॉमन, साइन थीटा माइनस म्यू इंटू g cos थीटा बाय cos अल्फा। चेक करके देख लो ये एक्सीलरेशन 0 होगा या निगेटिव होगा अंडर दिस कंडीशन, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं आना चाहिए इस केस में। ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब tan थीटा इज इक्वल टू, सॉरी म्यू इज इक्वल टू tan थीटा इंटू cos अल्फा, ठीक है। ये आएगा इसका एक्सीलरेशन। अब तुम्हारे उस क्वेश्चन में ये बात और है कि ये भी 90 डिग्री है, यानी अल्फा भी 45 डिग्री है, थीटा भी 45 डिग्री है, तो सब कुछ कट जाता है, आसानी से कट जाता है, बट इन जनरल ये इसका सॉल्यूशन होता है, इन जनरल इसका ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अच्छा हाँ क्या हुआ, आंसर में आपने जी भी लिखा है, वहाँ पे एक जी एक्स्ट्रा लिख दिया आपने। कहाँ पे, अच्छा यहाँ ना, हाँ वो sorry। कॉमन, हाँ ठीक, सही है, यहाँ जी एक्स्ट्रा लिख दिया था, ठीक है। अब देख, हाँ अगर स्लिपिंग स्टार्ट हुई तो जोर से बोलो। हाँ 2 म्यू ऐसे आए, देखो जैसे ये सरफेस है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, इसको स्लिप करना है तो इस सरफेस पे भी फ्रिक्शन ऐड करेगा। देखो जब ये नीचे जाना चाहेगा तो इसको बचाने के लिए फ्रिक्शन कहाँ करेगा ऐड, सोचो ये दो सरफेस कांटेक्ट में है, जब ये नीचे स्लिप करने का इसका टेंडेंसी रहेगा, जब ये नीचे स्लिप करने वाला होगा तो एक फ्रिक्शन इस सरफेस पे ऐड करेगा। देखो कैसे, एक फ्रिक्शन यहाँ ऐड करेगा इस तरह से, जब ये स्लिप करने वाला होगा एक फ्रिक्शन यहाँ ऐड करेगा ऐसे करके, और एक ऐड करेगा ऐसे करके, दो फ्रिक्शन ऐड करेगा, एक इस सरफेस पे और एक इस सरफेस पे। यहाँ जो फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी इस सरफेस, वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ, ये होगा म्यू इंटू एन, नॉर्मल यहाँ म्यू, यहाँ कितना होगा म्यू इंटू एन। तो यहाँ से भी ये सरफेस भी इसको रोकेगा, ये भी इसको रोकेगा, तो दोनों मिल के रोकेगा ना। जब तक इन दोनों को के फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं करेगा स्लिप नहीं कर सकता है। अगर इसको नीचे स्लिप करना है, और इसको नीचे स्लिप करना है इस तरह से, इसको यहाँ का मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन इस सरफेस और ब्लॉक के बीच में, और इसके मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। यहाँ म्यू एन, यहाँ म्यू एन, तो 2 टाइम्स म्यू एन होगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब मुझे कुछ क्वेश्चंस लेने हैं और मुझे तुमको बताना है इरोडोम में कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि एससी उर्मा में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चन एससी उर्मा के फ्रिक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे हैं, जो क्लासिकल क्वेश्चन है। उसमें एक तो मैं ले चुका हूँ 3 ब्लॉक जो है सिस्टम, 2 और क्वेश्चन जो मैंने नहीं लिया है वो मुझे लेना है, और दूसरा मुझे जो है ये करना है कि, अच्छा ठीक है, इरोडोम उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं एससीयू से क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूँ और ये पहली बार मैं ही सॉल्व करूँगा, तुमको बस देखना है, और तुमने दूसरी बार बिना देखे सॉल्व कर लिया तो समझ लो तुमने सीख लिया। पेज 99 पे क्वेश्चन नंबर 31 है, पेज 99 पे क्वेश्चन नंबर 31 है, ये मुझे लेना है। पहले देखो पेज 99 पे क्वेश्चन नंबर 31 है, वो क्या है, और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है ये, एक बार में कभी आंसर नहीं आता है, एक बार में कभी भी आंसर इसका नहीं आता है।
चलो वैसे मैं एक बार ट्राई करने देता हूँ। तो तुमको अभी करना क्या क्या पहले सो देखो, मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे एक क्लास तो मैं पूरे प्रैक्टिस पे लूँगा ही। देखो एससी वर्मा में 3 क्वेश्चंस हैं। फ्रिक्शन चैप्टर नंबर 6, इसके एक्सरसाइज में एक है क्वेश्चन नंबर एक है क्वेश्चन नंबर 51, दिस इज 18। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 28। तीसरा है 31। ठीक है, तो 18 हटा दो। एक क्वेश्चन था 23 जो मैंने ले लिया है, वो मैं बता चुका हूँ 3 ब्लॉक वाला जो सिस्टम था। ये दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ठीक है, दूसरा इरोडो, मैं पहले तुम क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, इरोडो के क्वेश्चन हम 3 टॉपिक में क्लासिफाई कर सकते हैं। इरोडो के क्वेश्चंस को हम 3 टॉपिक में क्लासिफाई कर सकते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1.59। ठीक है ना, याद रखो 1.59 से लेकर के 1.70 ये फ्रिक्शन पे बेस्ड है। ये फ्रिक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन में फ्रिक्शन है। 1.71 से लेकर के ऐसा करते हैं, मैं इसको पहले क्लास फ्रिक्शन एक है, दूसरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन, और तीसरा है कैलकुलस। कैलकुलस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे कहीं ना कहीं इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना है क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट वेरी कर रही है, फोर्स वेरी कर रहा है, लाइक दैट है। कुछ नहीं, बहुत आसान है, बट है टॉपिक वाइज इसको क्लासिफाई करो तो इस टाइप से। तो मेरा यह है कि 1.59 से लेकर के 1.59 से लेकर के और 1.70 तक फ्रिक्शन में है। 1.71 से लेकर के 1.77, फिर यहां पे 1.78 से लेकर के 1.82 तक जो है इसमें है। उसके बाद 1.97 से लेकर के 1.105 कैलकुलस है। 1.106 फ्रिक्शन है। 1.107 न्यूटन्स लॉज है। बाकी सारे क्वेश्चन और 1 पॉइंट ये कहां से कहा जाता है बता देता हूं। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जाता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जाता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1.59 to
1.110। इसके बाद के 4-5 क्वेश्चंस हैं 1.1112, 1.1112, 1.117। ये सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। इसके अलावा जो क्वेश्चन बच रहे हैं, जो मैंने तुमको बताया ना, जो भी क्वेश्चन बच रहा है, रेस्ट क्वेश्चंस आर इन सर्कुलर मोशन। ये सारे सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन है, रेस्ट ऑफ। यहां से लेकर यहां तक जो क्वेश्चन देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है। उनमें 3 कैटेगरी बता दिया, जो बच गया वो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूं कि क्वेश्चन कौन सा। तुम अगर पढ़ोगे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन मैंने क्लास में लिया हुआ है, हर क्वेश्चन मैंने क्लास में लिया हुआ है, एक क्वेश्चन को छोड़ के, वो अभी लूंगा। ठीक, बाकी सब मैंने क्लास में लिया हुआ है। देखो, जैसे मैं पीछे स्टार्ट करता हूं। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 107 होना चाहिए, है ना? 107 है ना लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पूरी कैटेगरी जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें 107 है। 107 में क्या हुआ देखो, और मुझे इसका आंसर एक स्टेप में चाहिए। मैं जितने भी क्वेश्चन तुमसे बनवा रहा हूं, अगर तुमने मेरा क्लास समझा है 1.107, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बैक, जहां पे क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम कल पेपर डिस्कशन है। ठीक है, पेपर ऐसा था नहीं कि उसको डिस्कशन करने में 1 घंटा लगे, फिर भी पेपर मैंने बेसिक ही दिया था, मैं क्वेश्चन बेसिक ही पूछता हूँ, तो मुझे नहीं लगता पेपर डिस्कशन करने में 10-15 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा। कल पेपर डिस्कशन का स्लॉट है आई थिंक एलिवेट बैच में। पेपर डिस्कशन खत्म होने के बाद मैं एरोडो के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिसको पेपर में डिस्कशन जिन्होंने नहीं भी दिया था वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कल जो पेपर डिस्कशन का स्लॉट है एलिवेट बैच में, अलग है क्या? वो टाइम ओवरलैप कर रहे हैं क्या, या फिर मैं बता दूंगा? देखो 1.107 दिया हुआ है, ए चेन ऑफ लेंथ इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ स्फीयर। ये एक स्फीयर है, क्या है? एक स्फीयर है, इस पर चेन रखा हुआ है ऐसे करके। ये एक फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर है, इसके ऊपर आपने क्या किया है? यूनिफॉर्म चेन डाल दिया है। इसके ऊपर तुमने क्या किया? यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल डाल दिया है। ये एक यूनिफॉर्म चेन जिसकी लेंथ एल है और एल लेस देन पाई आर बाई 2 है। एल दिया हुआ है लेस देन पाई आर बाई 2, इसका मतलब क्या है? ये यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां तक नहीं पहुंच रहा है। पाई आर बाई 2 मतलब क्या? 1/4 ऑफ द सर्किल से छोटा है। ठीक है ना? एक यूनिफॉर्म चेन को इस तरह डाल दिया है। ए चेन ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ spherical surface of radius r with one of its ends fixed at the top of the sphere. What is acceleration of the chain when its upper end is released? यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ था, स्मूथ सरफेस है, इसकी लेंथ है l, इसकी रेडियस है r। अब आपने इस चेन को छोड़ दिया, अब आपने इस चेन को छोड़ दिया, तो जैसे इसको छोड़ोगे चेन इज रिलीज्ड, चेन इज रिलीज्ड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? इस चेन को जैसे छोड़ोगे ये चेन स्लिप करना शुरू करेगा, इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। कैसे निकालोगे? मैंने बताया था, अगर किसी कर्ड पाथ पे आंसर होगा, आंसर होगा पुलिंग फोर्स बाय मास, यही ना? फ्रिक्शन तो नहीं है। पुलिंग फोर्स होने बताया था लैम्डा जी वाई। पुलिंग फोर्स क्या बताया था? लैम्डा जी वाई। फ्रिक्शनल फोर्स क्या बताया था? लैम्डा जी एक्स। लैम्डा जी वाई बाय मास। लैम्डा मीन्स लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, जी जी। What is if this angle is theta?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम हाइट? ये डेल्टा वाई कितना होगा? r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मास कितना होगा टोटल? बताओ। लेंथ क्या दिया हुआ है? l। लैम्डा कितना है? लैम्डा इंटू l, यही ना? आ गया आंसर। आंसर यही है। सिर्फ थीटा की जगह लिखा हुआ है l बाय r, थीटा की जगह लिखा हुआ है लेंथ बाय रेडियस। ये जो थीटा होगा ना, ये हो जाएगा लेंथ बाय रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस डाल देना चलाएगा। हम इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं। फाइंड द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अगर ये रफ होता, इसको छोड़ने से स्लिप ना करे, तो क्या करते तुम? इसको इक्वेट कर देते पुलिंग फोर्स को, लैम्डा जी वाई को किससे इक्वेट कर देते? लैम्डा जी डेल्टा एक्स से। और डेल्टा एक्स क्या होगा? आर साइन थीटा। ये बताओ डेल्टा एक्स कितना होगा? आर साइन थीटा। और डेल्टा वाई क्या था? आर इंटू 1 माइनस कॉस। तुम्हारा निकल जाएगा। तुम वो भी निकाल सकते थे, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने नहीं बताया, बस एक ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक क्लास में कभी डिस्कस नहीं किया है। बाकी अगर तुम कैलकुलस आता है, कैलकुलस का पार्ट बन जाएगा। आपको सबसे पहले ये बनाना है। वैसे कुछ भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज और बताओ, एक क्वेश्चन है बता रहा हूं। 1.13 है ना? 1.67 क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन ये है, अब नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी, डिस्कशन हो या क्लास हो, कुछ भी हो, अभी ग्रुप पे डाल दूंगा टाइमिंग। एरोडोम की बुक लेके बैठे रहना, मैं क्वेश्चन बताता जाऊंगा। क्वेश्चन बनाना तुम्ही को है, बट क्वेश्चन है क्या और उसका मेथड क्या हो वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है 1.67, यह ब्लॉक रखा हुआ है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू क्या दिया हुआ? 1.67 म्यू है, हाँ। अल्फा है, थीटा है, ठीक है, एंगल बीटा है, ठीक है। इसको चलाना है, इसको खींचना है ऊपर, इसको हम चाहते हैं ऊपर खींचना, इसको मूव करना चाहते हैं ऊपर। क्वेश्चन है, और हम यहां फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से, इसको खींचना चाहते हैं ऊपर। फाइंड द मिनिमम फोर्स नीडेड टू मूव इट। ये क्या है? अप्लाइड फोर्स है, ठीक है ना? तुम क्या चाहते हो? ये मूव कर जाए, तो तुम ये सोच सकते हो कि फोर्स इस तरह से लगाएंगे तो ये मूव कर जाएगा, बिल्कुल मूव कर जाएगा। यहां लगाओगे तब भी मूव कर जाएगा। सबसे कम किधर लगाना पड़ेगा और कितना लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन है फाइंड एंगल अल्फा, फाइंड मिनिमम फोर्स needed to move the block up the incline and direction alpha in which it should act. तो मैं जब इस क्वेश्चन को मैंने जब बनाया था तो मैंने ही इस क्वेश्चन को बनाया था डिफरेंशिएशन से। अल्फा मान लिया, एफ मान लिया, अप्लाइड एकदम क्रिटिकल केस मान लिया, उसको निकाला, फिर डिफरेंशिएट किया, यही करते हैं ना। बट हम अब इसको दूसरे मेथड से बना सकते हैं। कौन सा मेथड? क्या बताए थे? जब ये लिमिटिंग केस पहुंचेगा तो नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो फिक्स होता है। कितना होता है? 5। देखो मान लो ये चलने वाला है, इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक फोर्स तो यहां mg लगेगा, कोई डाउट किसी को? mg तो लगेगा। इस mg की
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स है, इस mg की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स है, इसकी लेंथ भी फिक्स है और इसकी डायरेक्शन भी फिक्स है, ये तो पूरा वेक्टर ही फिक्स्ड है। हम जानते हैं जब भी ये चलना शुरू करेगा, जब ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगा, तो ये जो इसके ऊपर नॉर्मल है और ये यहाँ फ्रिक्शन होगा, नॉर्मल और फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल होता है, फ्रिक्शन इधर प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है। तो जब भी ये चलना शुरू करेगा समझो, तो नॉर्मल अगर इस तरह से है और फ्रिक्शन अगर इस तरह से है, तो हम ये जानते हैं कि ये अगर नॉर्मल होगा तो जस्ट चलने टाइम ये कितना होगा, म्यू इंटू नॉर्मल होगा। नॉर्मल डबल होगा तो ये भी डबल होगा, यानी कि इस केस में डायरेक्शन ऑफ कांटेक्ट फोर्स तो फिक्स है। जब ये लिमिटिंग केस पे पहुंचेगा तो इस सरफेस पे जो तुम नॉर्मल बनाओगे और इस पे जो तुम फ्रिक्शन बनाओगे, जो मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो नॉर्मल के साथ एक फिक्स एंगल बनाएगा फाई। और ये फाई कितना होता है, tan फाई कितना होता है बताओ, म्यू। ये डायरेक्शन फिक्स है, दिस डायरेक्शन इज फिक्स्ड। जब लिमिटिंग केस पे पहुंचेगा, इसकी मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है, मैग्नीट्यूड इतनी भी पॉसिबल है, हो सकता है ये इतना हो, ये इतना हो सकता है ये इतना हो, ये इतना हो, मैग्नीट्यूड फिक्स है, मतलब डायरेक्शन फिक्स है। इस वेक्टर की ये जो कांटेक्ट फोर्स दिख रहा है, इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है। ये जो F कांटेक्ट है लिमिटिंग केस में, इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है। अब तुमको पता है ये कांटेक्ट फोर्स प्लस ये अप्लाइड फोर्स प्लस ये mg वेक्टर, तीनों का वेक्टर सम 0 है। यानी अगर तुम तीनों को ट्रायंगल पे रखोगे तो क्या बनेगा, एक क्लोज ट्रायंगल बनना चाहिए। इसका मतलब ये जो तुमको दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये जो तुमको दिख रहा है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा तुमको। ये यहां हो पॉसिबल है इस तरह से। तीसरा फोर्स जो F है, क्योंकि यहां से यहां F, इस डायरेक्शन में यहां से यहां कितना F कांटेक्ट और यहां से यहां mg, तीनों का सम 0 होगा। तो मिनिमम कब होगा, जब ये इसके ऊपर ड्रॉप कर दोगे परपेंडिकुलर। ये बताओ, ये F तो F अप्लाइड तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ट्राइंगल को सेटिस्फाई कर रहा है। एक साइड पता है, लेंथ और डायरेक्शन दोनों में पता है, लेंथ और मैग्नीट्यूड। दूसरे साइड का डायरेक्शन पता है, तो दूसरा साइड एंड यहां हो रहा है, दूसरा साइड जो कांटेक्ट फोर्स वाला साइड वो एंड यहां हो रहा है। शुरू कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, बट यहां पर इसका लेंथ ज्यादा था, यहां भी ज्यादा है, यहां सबसे कम होगा, तो ये होगा F मिनिमम। तो कैसे निकालेंगे, अब समझो, ये एंगल है फाई, है ना, और हाँ ये एंगल है फाई, तो ये ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है। तो ये बताओ पहली बात तो क्या चीज, ये एंगल कितना होना चाहिए, हाँ ये एंगल है, ये एंगल है, उसको भूल जाए, फाई क्या चीज, ये फाई है, थीटा प्लस फाई आएगा। ये कितना आएगा, थीटा प्लस फाई ना। यस सर। कैसे सर, वो नॉर्मल को थोड़ा नीचे ले आएंगे तो वो फाई एंगल हो जाएगा और सर थीटा हो जाएगा। वो ये एंगल है फाई, ये हो जाएगा नीचे ले आइए 90 डिग्री माइनस फाई, ये हो जाएगा 90, ये पूरा है 90 ना। हाँ क्या बताए, इसको नीचे ले आए यहाँ, नॉर्मल सर, वो नॉर्मल सर जो n है ना, हाँ नॉर्मल, हाँ n, इसको यहाँ ले आए, नीचे ले आए। यस सर। अच्छा, तो ये एंगल बनेगा फाई, सॉरी ये बनेगा फाई और ये बनेगा थीटा बनेगा। हाँ ये बनेगा फाई। देखो अब इसको फिर से ड्रॉ कर सकते हैं, इसके साथ ये नॉर्मल है, ये एंगल बना रहा है कांटेक्ट फोर्स, कितना बना रहा था, F कांटेक्ट फाई, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। तो इसको अगर ड्रॉप, इसको बढ़ाया जाए तो ये हो जाएगा फाई, और ये चूंकि नॉर्मल था यहाँ, ये थीटा दिया जाएगा थीटा, है ना। तो ये जो mg के साथ जो ये लाइन ऑफ एक्शन बना रहा है वो कितना है, थीटा प्लस फाई। यहाँ से ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, तो यहाँ से तुम्हारा F मिनिमम आएगा
यहां से तुम्हारा एफ मिनिमम आएगा mg टाइम्स ऑफ ये निकालना है ना, mg टाइम्स ऑफ साइन ऑफ साइन थीटा थीटा। यही आंसर है, यही आंसर है। आंसर लेकिन ये नहीं दिया है। आंसर क्या दिया है? आंसर दिया है mg साइन थीटा mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। आंसर ये दिया हुआ यस है। सर। सेम है, सेम है, क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करोगे तो आएगा साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव, साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव। अब देखो बिकॉज टेन फाइव म्यू है, टेन फाइव म्यू है, तो साइन फाइव कितना हो जाएगा? म्यू बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और कॉस फाइव कितना हो जाएगा? 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। वही यहां डाला है। साइन थीटा, थीटा फिक्स है, साइन थीटा कॉस फाइव के बदले वो, और कॉस थीटा साइन फाइव। और एंगल दिया है, ये किस एंगल पे इसको लगाना है ये भी दिया है। तो ये बताओ, ये जो एंगल बनाएगा इसके साथ कितना बनेगा? सो बताओ, ये जो फोर्स है वो ग्राउंड के साथ कितना बनाएगा एंगल? थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव। थीटा प्लस फाइव। तो आंसर दिया है इसके साथ जो एंगल अल्फा था वो दिया है फाइव। जिस एंगल पे इसको लगाना पड़ेगा ना मिनिमाइज करने के लिए, किसके साथ? इंक्लाइन प्लेन के साथ, वो दिया है फाइव। समझो कैसे? क्योंकि इसके साथ ये टोटल एंगल, ये जो फोर्स बना रहा है ये तो पहले से थीटा था ना, ये टोटल थीटा प्लस फाइव है, तो इंक्लाइन के साथ क्या होगा? फाइव होगा। एट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। आंसर यही दिया हुआ है। हालांकि कैलकुलस से भी निकल सकता है, बट बहुत लेंदी जाता है, बहुत लेंदी जाता है। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से